ललित कला के सभी सह आचार्यों, उपस्थित सभी छात्र छात्राओं व वर्चुअल प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी दर्शकों को मैं निशी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं विशेष कृतज्ञ हूँ हमारी कुमकुमधर मैम का, जो इतने व्यस्त होने के बावजूद भी वो इतने उत्साह से लबरेज हैं। मैं अधिक विलंब न करते हुए हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा अनुसार अनुरोध करूंगी हमारे कार्यकारिणी मैम से, हमारी अतिथि मैम से, हमारे संकाय प्रमुख सर से और हमारे विभागाध्यक्षा से कि वह आए और माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आगे के कार्यक्रम को सुचारू करें। आदरणीय सीईओ महोदया, इस फाइन आर्ट्स विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मिश्रा, मेरी प्रिय भावना जो एचओडी हैं आपकी, फैकल्टी के सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी और प्यारे बच्चों, अब जो हम आज बात करने जा रहे हैं वो एक हम अनौपचारिक बात ही रखेंगे, ठीक है ना। कोई बहुत एकेडमिक अप्रोच नहीं है उस पर तुम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। तब मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जो बात कर रहे हैं उससे वो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और तुम्हें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि तुम लोग सारे कलाओं के विद्यार्थी। मुझे मालूम नहीं इसमें कितने गाने और कथक के और उसके अलावा भी किसी ललित कला के बच्चे हैं कि नहीं हैं, लेकिन अगर वो भी होंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो हमें आज का जो मुझे विषय दिया गया है वो है कथक का अभिनय सौंदर्य, यानी कि आपको बहुत संक्षेप में जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए बता रही हूँ, एक बहुत जनरल सा वो आप जानते हो कि हाँ लाइट की ज़रूरत होगी, थैंक यू। हाँ, आप जानते हो कि कथक जो है वो उत्तर भारत की एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली है। मेरे अपने नक्शे में हम देखते हैं ना, बहुत बड़ा भूखंड है नॉर्थन इंडिया का, उसमें बहुत सारे और नृत्य हैं, नृत्य नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं, लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो एक ही है। फिर आपके पास ईस्ट में अलग हैं, साउथ में अलग, आप लोगों को पता है भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, उड़ीसा में उड़ीसी है, ऐसे मणिपुर में मणिपुरी है, ठीक है ना। तो ये एक जो हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त अब 7 शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं और अब उसको शायद 17 को भी मान्यता मिली है कि वो शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इस तरह से, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश का जो है उसमें एकमात्र शास्त्रीय नृत्य शैली कथक मानी जाती है। इधर ध्यान दो नहीं, हाँ। तो कथक का अगर हम थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त इतिहास देखें तो सब लोग उसके नाम से उसका इतिहास जोड़ते हैं, यानी कि कथा कहे सो कथक कहा है, आप सब किताबों में पढ़ते हैं इसको। कथक शब्द का इतिहास ही उसका कथक नृत्य शैली का भी इतिहास एक तरह से बन जाता है। बहुत ही अगर हम उसको साधारण रूप से कहें तो पहले जो ये कहा जाता है कि सारी जो नृत्य विधाएँ विशेष रूप से शास्त्रीय नृत्य कलाएँ वो उनका जन्म मंदिर उससे हुआ है। कथक का भी जन्म मंदिर उससे हुआ है, उड़ीसी हो या मणिपुरी हो, सब धार्मिक रहे हैं अपने स्वभाव में और धर्म पे आधारित रहे हैं। कथक के लिए ये है कि कथक मंदिरों में जो कथावाचक होते थे वो कथा गायन किया करते थे। ज़्यादातर वो एकल नृत्य शैली ही थी और ब्राह्मण पुरुष इसको एकल सोलो नृत्य विधा के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो वो कथाएं जो होती थी वो पौराणिक, मतलब रामायण महाभारत से ली जाने वाली कथाएं होती थी, ताकि लोगों को जो है जन समुदाय को एक मनोरंजन भी मिले और एक नैतिक शिक्षा भी मिले कि ऐसा अच्छा होना चाहिए समाज के बेहतरी के लिए। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कालांतर में लोगों ने उसको, उन कथावाचकों ने उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें कुछ जेस्चर्स यूज़ किए, कुछ म्यूज़िक यूज़ किया, कुछ दुपट्टों का प्रयोग किया, संगीत का प्रयोग किया, है ना। ऐसा करते करते खड़े होकर भी कुछ भाव बताने लगे, ऐसे करके। तो वो एक तरह से एक आगे आगे प्रगति करती गई। फिर एक समय आया जब हमारे यहाँ वैष्णव भक्ति की धारा भी पूरे देश में, वैष्णव मतलब विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, इस भक्ति की धारा का प्रभाव सभी ललित कलाओं पे पड़ा और
कथक में भी पढ़ा। वैष्णव धारा से, इसीलिए कथक में बहुत प्रोमिनेंट है हमारी कृष्ण कथाएं, और आप सब लोग करते भी हैं उसको अपने उसमें। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद आगे बढ़ के मुगल साम्राज्य, हालांकि मुगलों का प्रवेश पहले हो चुका था, लेकिन उनके साथ जो कलाकार आए थे दरबारों में, उनका और हमारे भारतीय कलाकारों में, क्योंकि फिर ऐसा होने लगा कि कलाकार मंदिरों के साथ साथ वो राज दरबारों में भी अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे, और उस नृत्य कला के प्रदर्शन में थोड़ा सा रस का अंतर हुआ। कृष्ण कथाएं, धार्मिक कथाएं वहाँ मौजूद रहीं हमेशा, लेकिन कुछ अंतर आए। अब कैसे कैसे अंतर आए कि उनके रस में, यानी भक्ति रस के स्थान पे श्रृंगार रस प्रमुख हुआ, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था अपने कोर्ट में। और उसके कथ्य में, मतलब अब जो बात कह रहे हैं, जो उससे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें अंतर आया, कॉस्ट्यूम्स में अंतर आया। आप लोग देखते हो कि पहले लहंगा, ओढ़नी या धोती, कुर्ता, चौबंदी, धोती, ये सब पहना जाता था, अब भी पहना जाता है, लेकिन थोड़ा अंतर दरबारों की जो कॉस्ट्यूम में आया, तो पेशवाज, लंबा वाला टोपी। हमारे गुरुजी बताते थे कि जब वो लोग दरबारों में नृत्य प्रस्तुत करते थे तो ढीला पजामा, काली शेरवानी और दुपल्ली टोपी, और एक ऐसे करके पटका या शॉल भी रखते थे। ये तो अंगरखा में आपने बिंदादीन महाराज के बहुत चित्र भी देखे होंगे, सुंदर अंगरखा यहाँ से कटा हुआ बना हुआ। तो वो बाद में कॉस्ट्यूम्स में भी अंतर आया उसके। तो और क्या हुआ, साथ साथ और तरह की चीज़ों का इजाज़ हुआ। ऐसा मानते हैं कि अमीर खुसरो के समय से तबले का, सितार का इजाद हुआ, और वो भी चीज़ें उसके संगीत में शामिल होने लगीं। और जो कथाएं पहले मंदिरों में केवल ध्रुपद और कीर्तन पे की जाती थीं, उसमें जो है अब और चीज़ें भी ऐड हुई, जैसे कि तराना है, गज़ल है, ठुमरी है। तो उसका कंटेंट, जो सांगीतिक आधार था, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा। उसके बाद हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो सब कलाओं को बहुत सम्मान मिला, कथक को भी मिला। हमें अपनी कलाओं पे गर्व होने लगा। किसी तरह से ये नहीं कि हम किसी से कम थे या किसी से छोटे थे। उनका प्रचार हुआ, सरकारी संस्थाओं ने उनको मनोबल दिया, संगीत नाटक अकेडमी स्थापित हुई बहुत, और एक मंचों की, बड़े प्रोसिनियम स्टेज का निर्माण हुआ। आपके यहाँ तो इतने मंच है, कमाल के मंच है, ऐसे उपलब्ध होते नहीं हैं कहीं। तो ये भी एक चीज़ें ऐड की, और अपनी सभी कलाओं में हमें विस्तार मिला। आज अगर हम देखते हैं तो कथक जो है वो अभी अकेले कोई एकल नृत्य ही नहीं रह गया है। उसमें युगल भी होते हैं, उसमें समूह नृत्य भी होते हैं, उसमें नृत्य नाटिकाएँ भी होती हैं, उसमें पौराणिक और रामायण या कुछ ऐसे आधार की जगह जो कंटेम्प्ररी इश्यूज़ हैं, जो आज की समस्याएं हैं, जैसे कि नारी विमर्श है या पर्यावरण है, या इस तरह की चीज़ें भी उनके कथ्य में शामिल हो गई हैं। या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल टोटली एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो केवल लय पे, जो अमूर्त है, जैसे आप लोग पेंटिंग में अमूर्त देखते हो, ऐसी चीज़ें शामिल हो गई। ऐसा भी है अब। और अब स्त्री और पुरुष समान रूप से नृत्य करते हैं, और सभी लोग ग्रुप में भी करते हैं, नृत्य नाटिकाएँ भी करते हैं, और तमाम तरह की दूसरी एड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाटक में होती हैं। तो आज ये स्थिति है। अपने कथक नृत्य के 4 घराने मशहूर हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, और एक नया घराना रायगढ़ भी। तो आप लोग उसको पुस्तकों में पढ़ते हैं कि रायगढ़ घराना बेसिकली ये माना जाता है कि बड़े कलाकारों को, लखनऊ घराने के या जयपुर के कलाकारों को बुला के महाराज चक्रधर सिंह ने उनको अपने यहाँ के लोगों को तालीम दिलवाई। तो फिर वो लोग, उनका मिक्स्ड रहता है, दोनों हर घराने का प्रभाव। मेरे गुरुजी भी रहे हैं, अच्चन महाराज भी वहाँ रहे हैं कई साल तक। तो कल्याण और कार्तिक की जोड़ी जो आप लोग पढ़ते हैं, बर्मन लाल जी पढ़ते हैं, तो ऐसे ये सब लोग जो है बाद में कलाकार हुए। तो ये 4 एक अगर संक्षिप्त में कहें तो ये घराने हैं। आज कथक स्त्री पुरुष सब करते हैं, उसमें कई तरह के कंटेंट्स। तो अभी अगर आज के अभी के कथक पे आप बात करें, जैसा आज हमें दिखता है, तो उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। अब कुछ 100 साल पुराना मान सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में कथा कहना वो एक अलग बात है, लेकिन आज जो हम देखते हैं उसका स्वरूप वो पिछले कुछ 100 सालों का ही बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि
सभी जो शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें 3 तरह के भेद माने जाते हैं। नाट्य जो नाटक भाव पे आधारित है, नृत्य जो प्योर डांस है, माने विशुद्ध रूप से नृत्य जिसमें अंगों का संचालन है और जिसमें आप लय के साथ खूबसूरत विजुअल उत्पन्न करते हैं, उसे नृत्यता कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उसे नृत्य कहते हैं। नृत्य माने कंप्लीट कोई भी शास्त्रीय कला तभी होगी जब उसमें नटन के ये तीनों भेद रहेंगे। ठीक है, ये तो आप लोग जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। तो ये 3 भेद होना जरूरी है किसी भी शास्त्रीय कला में। अब हम बात करते हैं कि नाट्य जो है वो रस पे आश्रित है, नृत्य ताल और लय पे आधारित है। आप टुकड़े परण करते हो ना, जैसे टुकड़े परण को सबूत नृत्य वो ताल पे आश्रित है, और नृत्य जो है वो भाव पे आधारित है। तो नृत्य का प्रमुख कार्य है भावों का प्रदर्शन करना। ठीक है, लय ताल के सुंदर के अनुसार अंगों का संचालन करते हुए भावों को प्रदर्शित करना नृत्य कहलाता है। जैसे बहुत उसकी मशहूर वो है कि अंगों और भावों की सौंदर्यमयी भाषा को नृत्य कहते हैं, बहुत अगर संक्षेप में देखें। अब भाव क्या होता है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को देखकर या सुनकर या जानकर जो आपके हृदय में उठने वाली पहली विचार तरंग होती है, उसको हम भाव कहते हैं। हमने देखा एक पेंटिंग है, उसमें माँ और बच्चा गोद में है, वो प्रेम से, तो हमारे मन में एक वात्सल्य का भाव होगा। हमने कोई खराब सी चीज़ देखी, हमारे मन में विभत्स, हमें अच्छा नहीं लगेगी, गंदी चीज़ है, कीचड़ है, गंदगी है, इसको विभत्स हमारे मन में। अगर हमने कोई बहुत सुंदर लड़की देखी, एक खूबसूरत नायिका देखी, तो प्रेम का भाव। तो ये जो भाव की तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको हम भाव कहते हैं। यानी अगर मैं मान लीजिए सीता का रोल कर रही हूँ, अगर मैं वो भाव आपके हृदय में प्रेषित कर पाती हूँ तो तभी, और जो एकात्मकता आपके और मेरे बीच में जो एक हो जाएगा, वही उसी को हम कहते हैं भाव है। अब कुछ मुझे यहाँ जो नृत्य के विद्यार्थी वो बताएंगे कि भाव कितने प्रकार के होते हैं, बताएंगे? पढ़ते तो होगे बेटा। चलो मैं बताती हूँ। भाव 4 प्रकार के हैं। स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा रहते हैं, प्रेम भी है, क्रोध भी है, भय भी है, वो हमारे मन में सुप्त है, सो रहा है। और कोई ऐसी बात हुई अभी जिसपे कि मुझे गुस्सा आया, तो क्रोध आया, तो वो प्रकट होता है, इसको हम स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम किसको हम, ये तुमको पता है, ये 9 प्रकार के स्थायी भाव हमारे मन में विद्यमान रहते हैं। विभाव जो विशेष रूप से रस को भावित या प्रकाशित करें, जो विशेष रूप से भाव को, रस को भावित या प्रकाशित करें, उसके लिए हमें आधार लेना पड़ता है पात्र का, नायक या नायिका का, या हमें उस जगह का, चंद्रमा है, वातावरण खूबसूरत है, हवा चल रही है, ये सब उसको हेल्प करते हैं। इसको हम उद्दीपन कहते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है तो दुष्यंत के मन में शकुंतला के प्रति प्रेम का भाव, तो नायक नायिका उसका आलंबन हो गए, और उद्दीपन जिसको देख के मन में प्रेम प्रस्फुटित हुआ, वो चांदनी है, खूबसूरत हवा है, उसको हम कहेंगे उद्दीपन। अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव की सूचना देने वाले जो उसके पीछे आते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बात देख के नाराजगी हुई, में भ्रुकुटी तन गई, तो ये अनुभाव कहा जाएगा। या अगर राधा ने कृष्ण को देखा और उसने कटाक्ष मारा, तो ये अनुभव कहा जाए। मतलब अब इससे प्रकट हुआ कि हमें, मेरे मन में क्या है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अनुभाव। संचारी भाव क्या होता है? एक जो मुख्य रस होता है, जैसे प्रेम है, या जो एक मेन हमारी हम कोई आइटम कर रहे हैं, उसका जो मेन मुख्य रस है, मान लीजिए हम भजन कर रहे हैं, तो अब उसमें हमारे अंदर जो मुख्य रस है वो भक्ति है। ठीक है, उसको हम कैसे करें? कई प्रकार से हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, उसके बीच में जो छोटी छोटी तरंगे सी उठती हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये किताबों में लिखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि ये भाव, अब जब हम अभिनय की बात करेंगे तो हमें भाव की बात करनी पड़ेगी ना। अब अभिनय क्या है? अभिनय संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की एक सशक्त भाषा है। अभिनय चाहे किसी भी विधा का हो, रेडियो का हो, टीवी का हो, रंगमंच का हो या फिल्म का हो,
उसका एक ही बृहत्तर माने मेन ऑब्जेक्ट उसका है भाव या भूमिका को दर्शकों तक ले जाना। आपके प्रोफेसर मिश्रा ने आपके पूरे जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट को इस कदर खूबसूरत बना रखा है। पेंटिंग्स आप बच्चों ने इसमें जो लगाई हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अंदर की अभिव्यक्ति है जो हम जैसे जो लोग आते हैं उसको देखते हैं तो हम तक संप्रेषित होता है। ये भी भाव या भूमिका को दर्शकों तक ले जाना, इसको हम अभिनय कहते हैं। इसकी शैलियाँ अलग अलग हो सकती हैं। अभिनय स्वयं में एक माध्यम है भाव या भूमिका को दर्शकों तक पहुंचाना। अभिनयन का अर्थ ही होता है ले जाना आप तक, कलाकार से लेके आप तक इसको दर्शकों तक ले जाना, इसको हम अभिनय कहते हैं। ठीक है, अब अभिनय भी हमारे यहाँ 4 प्रकार के बताएं। वो तो बताओ कम से कम कितने प्रकार, बोलो बोलो, हाँ बोलो। वाचिक अभिनय, हाँ। सात्विक अभिनय, हाँ, और आंगिक अभिनय। हाँ बेटा बोलो, शामिल हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आंगिक अभिनय क्या होता है? अंग प्रत्यंग उपांग। अंग प्रत्यंग उपांग मालूम है ना? चेहरा, हाथ पैर, ये पैर, सब चीज अंग प्रत्यंग उपांग से, इनके संचालन से जो विभिन्न मुद्राओं से और भाव भूमिकाओं से जो एक्सप्रेस किया जाता है उसे हम आंगिक अभिनय कहते हैं। वाचिक जो वाणी से, बोलने से जो अभिनय किया जाता है, जैसे संवाद है, जैसे मैं आपको एड्रेस करी हूँ, अभिनय तो नहीं है अभी, लेकिन वाणी से किए जाने वाले, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वाणी से प्रस्तुत किए जाने वाले अभिनय का उदाहरण बताओ, कोई बताओ, बोलो तो, सोचो थोड़ा सोचो, बताओ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिनय वाणी से किया जाने वाला, बोलो बेटा। हाँ, लोक गीत, गीत की तुम बात करती हो, हाँ उसे भी हम वाचिक अभिनय मानते हैं, उसे मानते हैं अभिनय में। लेकिन सबसे जिसमें केवल वाचिक हो वो है रेडियो का अभिनय। आकाशवाणी में हम क्या होता है, रेडियो लगा हुआ है, उसमें नाटक चल रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमें हमारे सामने कोई सेट नहीं है, कोई पात्र नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई साउंड, खाली एक साउंड है, और हम अपने मन से, हमारे मन में जो भी आवाज़ें आ रही हैं उससे हम कल्पना करते हैं, हम एक चित्र बनाते हैं। तो उसका सबसे, नाटकों में संवाद होता है, वो भी वाचिक अभिनय है। कथक या किसी नृत्य के साथ साहित्य जो अकम्पनी करता है, मैं कुछ कर रही हूँ, आप भैया गा रहे हैं, उस पर मैं अभिनय कर रही हूँ, तो वाचिक इसको कहा जाएगा जो ये गा रहे हैं। हमारे शास्त्रीय नृत्यों में, विधाओं में वाचिक इसी को माना जाता है। ठीक है, नाटक में संवाद वाचक अभिनय है। आहार है जिसमें मेकअप भी है, सेट भी है, लाइट भी है, कॉस्ट्यूम भी है, मुखौटे भी हैं, साउंड भी है, बैक स्टेज का सजावट भी है, सब मिला के आहार्य में आता है। और सात्विक, अब ये सारे सब कुछ मिलके अगर मन इतना अभिभूत हो जाए, आपके सामने प्रकट वो हो जो आपके सामने, जैसे कि जो बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, माना जाता है कि पसीना आना, मूर्छा आना, रोए का खड़ा हो जाना, वो भी अभिनय के अंदर, उसको हम सात्विक, जो ईश्वर के साथ हमें एकदम कर देता है, उसे हम सात्विक अभिनय कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर हमें कहा जाए कि सब हमारे शास्त्रीय नृत्यों में और पाश्चात्य नृत्यों में क्या अंतर है? वेस्टर्न डांस तुम लोग खूब देखते हो और नाचते भी हो, कंटेम्प्रेरी, अब बताओ अंतर क्या है? सोच के बताओ, बताओ अंतर क्या है वेस्टर्न डांस में और इंडियन डांस में, क्या फर्क है? इतना मुश्किल नहीं है, जो आता है बताओ। हाँ बोलो बोलो, लड़का लोग बोलो, क्यों तुम डांस करते, तुमको नहीं मालूम? वेस्टर्न जो होता है उसमें क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस होती है, हाँ 1 से 2 मिनट की होती है, खत्म हो जाती है। अच्छा, बस यही बात है। लेकिन कथक में क्या होता है, उसमें क्या है कि उसका एक लहजा होता है, गलत धार आवाज। ठीक है, उसमें एक शास्त्रीय क्रम होता है। ठीक है, और मैम वेस्टर्न में क्रिएटिविटी होती है, हाँ। और इंडियन में डिसिप्लिन होता है। ठीक है, ये भी तुम्हारी बात सही है। क्रिएटिविटी तो बेटा दोनों में होती है, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी होने के तो कुछ कला नहीं मानी जाएगी ना। ठीक है, और बताओ, शामिल हो तब अच्छा लगेगा। हाँ बोलो। कॉस्ट्यूम उनका अलग है, हमारा अलग है, ठीक है, अलग होती है, ठीक है बात। और देखो, जो मुख्य अंतर ये है कि उनके यहाँ मुख भाव शून्य ही होता है। कभी तुमने किसी वेस्टर्न डांस करने वाले को मुंह पे एक्सप्रेशन लाते हुए नहीं देखा होगा। उनकी जो उनका एक्सप्रेशन होता है वो बॉडी से होता है। और दूसरा क्या है, वो स्पेस यूज़ करते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, उनका अपना स्टाइल है। तो
तो वो उनका जो डांस है वो स्पेस बाउंड है, ठीक है, और हमारा तालबद्ध है। जो तुम डिसिप्लिन की बात कर रही हो तो हमारा तालबद्ध है, उसमें ही बंधा हुआ, बिना ताल के हम लोग का नृत्य कोई किसी भी विधा का, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथकली हो, कुछ बिना ताल के नहीं होगा। तो एक तो है कि मुखाभिनय, एक मुख विलास सुंदर सा वो अलग बात है, लेकिन मुखाभिनय होना बकायदा वो एक अलग चीज़ है। तो 2-3 बातें हैं जो हमें उनसे उनका अलग है और हमारा अलग है। वो भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, वो भी उसमें भी बात है, ऐसा नहीं। पर पाश्चात्य नृत्यों से उनका मुख महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण शरीर ही भाव प्रकट करता है। कोरियोग्राफिक पैटर्न्स महत्वपूर्ण है, हमारा तालबद्ध है, उनका स्पेस। और दूसरी बात जो एक है कि उनका जो नृत्य किया जाने वाला है, जो जनरली हमें पता, अब तो बड़ी कंटेम्प्रेरी चीज़ें होने लगी हैं, उसमें एकल भी होने लगे हैं बहुत चीज़ें, पर जनरली उनका डांस जो थे वो सामाजिक अवसरों पे किया जाने वाला नृत्य था। जैसे लोग बॉलरूम डांस करते हैं, एक कोई अच्छा अवसर है, बॉलरूम डांस हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो एक सामाजिक उसका वो है। और धार्मिक अवसरों पे शुरू में किए जाते थे, अब तो और भी चीज़ों पे किए जाते हैं। तो ये एक अब मैं अब तुमको एक उदाहरण देती हूँ। थाईलैंड वगैरह देशों में भी रामलीला बहुत ज़बरदस्त होती है, तो लखनऊ में आया था उनका प्रोडक्शन, हमने भी देखा, बहुत बढ़िया खूबसूरत ड्रेसेस, उसमें हनुमान जी भी थे, राम जी भी थे, सब कुछ था बढ़िया, पर उनके मुंह पे मुखौटे लगे हुए थे और उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया और बहुत अच्छा किया, आई मस्ट से। पर अगर हमारे मुंह पे कोई लगा दे मुखौटा तो हम तो भैया हम कहेंगे तुम तो डांस ही बेकार है, क्योंकि हमारा आँख मुँह दिख नहीं रहा है, तो हम क्या डांस करेंगे। उन्होंने शरीर से उसको बहुत अच्छा अपने म्यूज़िक के हिसाब से एक्सप्रेस किया, तो ये एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हमारे यहाँ सभी डांसेस में ये ज़रूरी है। छऊ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं मुखौटे, पर देन वो अपने शरीर को उस तरह से यूज़ करते हैं कि वो अपनी बात को एक म्यूज़िक, शरीर, कॉस्ट्यूम सब चीज़ एक्सप्रेस करें। तो मुख हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अब तुम लोग ये सोच के बताओ, अभिनय तो नाटक में भी होता है, फिल्म में भी होता है, सीरियल टीवी में भी होता है। नाटकों से अगर हम कहें, नाटक देखे हैं तुम लोगों ने कभी? सीरियल तो देखे होंगे नाटक। उससे और नृत्य में क्या अंतर है? नृत्य के अभिनय और नाटक के अभिनय में क्या अंतर है? अब बोलो, बैठने से नहीं होगा, समझ में आ रहा है? वो सोचने की ज़रूरत है। बोल के करते हैं। हाँ ठीक है, बोल के करते हैं, मतलब वो उनका संवाद पे, डायलॉग्स पे ज़्यादा आधार होता है, ठीक है, बोल के करते हैं। और हमारे यहाँ म्यूज़िक, भाई बिना म्यूज़िक के डांस नहीं होता है, तो सब कुछ लयबद्ध है। अभिनय अगर है भी तो लयबद्ध है, बंधा हुआ है लय से। तो बेसिक अंतर तो ये कि हमारे यहाँ लय, हमारे यहाँ डायलॉग ऐसे नहीं होता। हाँ, आप किसी नृत्य नाटिका में बुलवा लें डायलॉग, वो अलग बात है, पर अगर शास्त्रीय नृत्य शैलियों को देखें तो डायलॉग तो नहीं बोलते हम, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो हमारा अभिनय जो नाटकों का अभिनय है उसमें संवाद वाचिक अभिनय इम्पॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ नृत्य में सब कुछ लयबद्ध है, संगीत उसका बेसिक आधार है। उसमें अगर शब्द नहीं भी हो तो भी हम कम्युनिकेट करते हैं। किस में करते हैं बताओ? गद्भाव करते हो, शब्द नहीं होते हैं, साहित्य नहीं होता है, लेकिन एक संगीत होता है ना आधार में, तो संगीत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। तो नाटकों से इसका अंतर एक सबसे महत्वपूर्ण ये है। दूसरा अंतर क्या है कि हम जो यूजुअली जो एकल नृत्य विधाएं हैं उसमें एक ही डांसर होता है जो सारे पात्रों का अभिनय करता है। एक पलटा लिया, राम बन गए, पलटा लिया, सीता बन गए, पलटा लिया, वही रावण बन गया, है ना। अलग से तो कोई आता नहीं करने के लिए। पर नाटकों में जनरली अनलेस इट्स अ मोनो प्ले कि एक ही आदमी कर रहा हो, नाटकों में ये सुविधा होती है कि भाई नाटक में राम जी अलग बने हैं, कृष्ण जी अलग बने हैं, सीता अलग बनी, उनके कॉस्ट्यूम अलग हैं, उनके डायलॉग अलग हैं, तो उनको ये सपोर्ट है, उनको ये सपोर्ट है कि अभिनय अलग अलग पात्र कर सके। उनको वेशभूषा का सपोर्ट है, उन्हें डायलॉग का सपोर्ट है, उन्हें और भी चीज़ों की, तो लाइट साउंड सभी का सपोर्ट। पर यूजुअली एकल नृत्यों में एक ही पात्र, एक ही कलाकार अनेक पात्रों का अभिनय करता है। तो ये भी एक बड़ा अंतर है, ठीक है। रंगमंच में वेशभूषा, प्रकाश, मंच सज्जा से सहायता होती है। हमने एक झोपड़ी लगा दी, एक पेड़ लगा दिया, एक कुत्तों में ये हम एक पुष्प वाटिका है, ये सीता जी की कुटिया है, ये हिरन है, ये पेड़, ऐसा हम नाटक में कर सकते हैं। पर डांस में हमें इसकी सुविधा, हम खुद ही पलटा लेंगे, ये बता देंगे भैया यहाँ पे पेड़ है, खुद ही पलटा लेंगे, बता देंगे भैया यहाँ पे हिरन है, ये जा रहा है, उसको
फिर खुद ही पलटा लेंगे, सीता बन जाएंगे, इसको लेके आओ तुम, ये सब है ना। तो इसलिए इस तरह का सपोर्ट नहीं होता है। नृत्य का अभिनय मुख्य रूप से साहित्य और संगीत पर आधारित होता है और नाटक का डायलॉग्स पे, उसकी चीज़ों पे, ये बात। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आपसे वाचिक अभिनय की बात की थी, तो अगर आप लोग कंसंट्रेशन से ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको वाचिक नाटक का, जैसे मेरा पुराना एक मैंने प्ले में काम किया था, बहुत अच्छा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में नहीं हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप वाचिक अभिनय से कैसे इमेजिन कर सकते हैं। पर उसके लिए मुझे कंप्लीट शांति चाहिए होगी, नो डिस्टर्बेंस। मैं एक प्ले है गिरीश कार्नाड का, उसका नाम है हैवदर। पता नहीं कि लोग पढ़ते हो नहीं, पर पढ़ना चाहिए। तो उसमें क्या कथा है, वो फिलॉसफी है पूरी। हयवदन उसका नाम है, मतलब घोड़े का मुंह। उसकी कथा क्या है, एक स्त्री है, सुंदर स्त्री, उसका पति है जो एक ब्राह्मण है, विद्वान है, उसका नाम है देवदत्त, और उसका एक फ्रेंड है, उसका नाम है कपिल। ठीक है, दोनों में अलग अलग गुण हैं। देवदत्त जो है वो गुणी है, बुद्धिमान है। कपिल जो है वो खिलंदड़ा सा है, वो शरीर से बहुत पुष्ट है, वो चंचल है, वो इधर उधर कूदता फांदता रहता है। पद्मिनी जो है कि ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, किसी भी एक व्यक्ति में सब प्रकार के गुण नहीं होते। तो उसको उसकी बुद्धि अच्छी लगती है तो उसका शरीर भी अच्छा लगता है। ये एक बात है, मन की दुविधा की बात है। तो ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें, बेटा रिकॉर्ड मत करो, ऐसे सुन लो, हाँ ठीक है। तो अच्छी अगर आप इसको सुने, सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ, आँख बंद करके सुनना इसको, कि कैसे कम्युनिकेट होता है कि एक स्त्री के मन के भाव केवल वाणी से, केवल वाचिक अभिनय से कैसे प्रकट होते हैं। अब बंद कर दीजिए फोन को, ठीक है। तो वो तीनों लोग, देवदत्त, कपिल और पद्मिनी, एक बैलगाड़ी पे सवार होके, पुराना समय है, वो जा रहे हैं घूमने के लिए। पद्मिनी के मन की दशा कैसे है वो आप डायलॉग, उसको ये भी अच्छा लगता है, उसको वो भी अच्छा लगता है क्या, क्योंकि कोई भी जिंदगी में कोई भी मनुष्य कंप्लीट नहीं है। तो इस दुविधा की बात, इस फिलॉसफी की बात गिरीश कर्नाड जैसे अद्वितीय नाटककार ने अपने नाटक में कही है। ठीक है, तो सब लोग जा रहे हैं, तीनों गाड़ी में खचर पचर खचर करते हुए जा रहे हैं, ऐसा सोचो। हाँ, मैं शुरू करूँ बेटा, मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, हाँ थोड़ा शांति, हाँ इसको भी बंद कर दो। वाह कपिल, गाड़ी कितनी अच्छी हाँकते हो, हाथ का हिलना भी दिखाई नहीं देता, और बैल अपने आप जिधर चाहो मुड़ते जाते हैं। थोड़ी देर तक यहीं क्यों ना रुके, सवेरे से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पांव जम गए हैं। अरे बाप रे, बड़ा ही विकट रास्ता है, इतना पथरीला कि पाँव ही नहीं टिक पाते। हाँ, फिर गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता था। तुम तो ऐसे हाँक रहे थे मानो गाड़ी तैर रही हो। मुझे याद है एक बार देवदत्त मुझे गाड़ी में ले गए थे। शादी के फौरन बाद की ही बात है। मैंने नगर के बाहर झील दिखा लाने की हट की थी, बस घर से निकल पड़े। हम दो ही थे, देवदत्त गाड़ी हाँक रहे थे। नगर कोट का फाटक भी पार नहीं किया होगा कि दोनों बैल रास्ते को छोड़ कर चलने लगे। ये दाएं हाँकते तो बैल बाएं मुड़ जाते, और बाएं हाँकते तो बैल दाएं निकल जाते। मारे हंसी के मेरा तो बुरा हाल हो गया, मेरा तो बुरा हाल हो गया। कभी
अब वो क्या फूल है जिनसे वो पेड़ लदा पड़ा है? सुहाग के फूल। बड़ा विचित्र नाम है। क्यों कहते हैं सुहाग के फूल? अरे ए कपिल, सुनो, रुको तो। कैसे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया, एक ही छलांग में डाली पर पहुंच गया, जैसे जैसे फुर्ती का फव्वारा हो। कैसी सुडौल काया, चौड़ी पीठ, तरंगों से तिलकती मांसपेशियां, निहारती रही तो रोम रोम खिल उठा, जैसे किसी गंधर्व ने शिकारी का जन्म लिया हो। उसकी देह थिरकती है, अंग अंग फड़कते हैं, जैसे कोई नृत्य हो। न जाने ये किस भाग्यशालिनी का हाथ थामेगा। ये सुडौल काया कोई भी नारी मुग्ध हो जाए, लेकिन ऐसे ऐसे कब तक चलेगा? कब तक? हे ईश्वर, आगे क्या होगा अगर देवदत्त ने देख लिया तो? बस सीन वाचिक अभिनय से भी क्रिएट हो सकता है, ओनली वाचिक एंड नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, तो ये वाचिक का सबसे बड़ा उदाहरण आकाशवाणी या जो भी हम रेडियो पे सुनते हैं उसका अभिनय होता है। अब हम बात करते हैं अभिनय हमें अब सभी चीज़ों में दिखाई देता है, तो अपने कथक में क्या अभिनय की विशिष्टता है खास तौर से? ठीक है, क्या है, हम जो अपना किताबों में पढ़ते हैं ना, संयुक्त हस्त, असंयुक्त हस्त, वो और उसके सारे विनियोग किताब में लिखे हैं। ये हस्त है तो उसका ये मतलब है, ये हस्त है तो उसका ये मतलब है। ठीक है, लेकिन कथक में नाट्यधर्मी मुद्राओं का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है। माने तुमने किताब में पढ़ा होगा कि ये पताका है, इसके इतने प्रकार के अभिनय, लेकिन हम सारे नहीं यूज करते कथक वाले। हम क्योंकि हम लोग उसको नाम से याद भी नहीं करते हैं। हमारे गुरुओं में भी ये परंपरा नहीं थी कि हमसे कहते थे पताक करो, फिर त्रिपताक करो, फिर अर्धपताक करो, ये नहीं कहते थे। वो बताते थे करके कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उसका नाम नहीं। लेकिन बाकी जो तुम बाकी विधाओं में देखते होगे वो उसका नाम है, वो उसको श्लोक में याद भी करते हैं पूरा पूरा, और उसके विनियोग भी पूरे पूरे करते हैं। तो कथक में नाट्यधर्मी मुद्राओं का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है। जैसे अब पताका आपको मालूम है, सीधे सीधे हाथ करो पताका, इसका क्या क्या लिखा है अर्थ? बादल, जंगल, मना करना, रात्रि, नदी और घोड़ा। अब इसमें से बहुत सारे हम यूज करते हैं। बादल हम यूज करते हैं, ठीक है ना, जंगल भी हम यूज करते हैं, पेड़ बना दिया जंगल, ठीक है। मना करना भी यूज करते हैं, पताका से मना करना, लेकिन रात्रि नहीं यूज करते हैं। रात्रि हमको दिखाना आता है, हम चंद्रमा से दिखाते हैं रात्रि, ठीक है। और नदी हम दिखाते हैं, नदी, पताका हम यूज कर रहे हैं दोनों हाथ, ठीक है। घोड़ा हम नहीं दिखाते हैं, घोड़ा हमें समझ में आता है पताका से कैसे दिखाएं, लेकिन बाकी लोग दिखाते हैं। इसी प्रकार से और भी हैं। त्रिपताका में मुकुट, पेड़, वज्र, इंद्र, गाल। अब मुकुट हम लोग कभी दिखाते हैं तो इंद्र को दिखाना तो राजा दिखाने के लिए मुकुट का प्रयोग कर लेते हैं। पेड़ भी कुछ लोग यूं बना लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है, लेकिन हम गाल नहीं दिखाते। ऐसे कभी गाल तो नहीं दिखाते हैं, हाथ से नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही अराल, अराल का अर्थ है उसमें जहर पीना। अराल क्या, ये अपनी मुद्रा है, पर ये हमारा नृत्य हस्त है, इसको हम यूज करते हैं, पर इससे हम कभी जहर नहीं पीते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें वर्णित सारी मुद्राओं का हम प्रयोग नहीं करते, बहुत सी का करते हैं, बहुत सी का करते हैं। जैसे मुष्टि है, मुष्टि का अर्थ है बाल पकड़ना, युद्ध करना, दृढ़ता, तो बाल हम भी ऐसे ही पकड़ेंगे, दृढ़ता हम भी ऐसे करेंगे,
युद्ध, हमको मल्ल करना तो भी हम मुष्टि का प्रयोग करेंगे। तो कुछ है और सारे नहीं हैं। इसके अलावा जीवन से स्पंदित हस्त हैं हमारे यहाँ। जैसे अगर पताका हस्त की आप गति बदल लें तो उसका अर्थ बदल जाएगा बिल्कुल। अपने, हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा, पताका जैसे हमें अगर हम अगर यूं करते हैं जल्दी, ये प्रखर हम वर्षा बजा सकते हैं, प्रखर हवा दिखा सकते हैं, और हम हल्का हल्का दिखाते हैं इसको, तो ये एक शांत हवा ऐसे। तो उसकी गति से भी उसका अर्थ अभिनय में बदलता है, ये भी देखना है। और फिर क्या है कि जब कथक कलाकार सारी हस्त मुद्राओं का उनके नाम के साथ नहीं प्रयोग करते तो उनको फिर दिखानी तो है पूरी बात, तो कैसे दिखाएं? तो उन्होंने उपज शुरू की, अपने आप अपनी कल्पना से अपने हस्तक बनाने शुरू किए। सारे हस्तक तो नहीं यूज़ करते थे तो बनाना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए हम जो बाकी लोग हैं वो पक्षी हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है, हम भी दिखाते हैं ऐसे करके, लेकिन कभी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो अगर ये अच्छे से करेंगे, वो गया तो पक्षी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ प्रतीक अभिव्यंजक हस्तक जिसे कहते हैं, जैसे नदी दिखाते हैं वैसे नदी, पर कभी हमें नदी ऐसा ना दिखाना हो तो हम दिखाते हैं कि नाव खींच जा रही है, वो भी नदी का बन जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही और भी, तो कथक कलाकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसे कई हस्त बनाए हैं जो अपनी भाव को प्रकट करते हैं पूरी, भले ही उनका वर्णन हमारे नाट्य शास्त्रीय संगीता में ना हो या अभिनय दर्पण की संगीता में ना हो, ठीक है। जैसे एक हमारी है ठुमरी है, हम कहते हैं नहीं आए घनश्याम कजरी बदरी घिर आए बदरी। अब नहीं, घिर आए बदरी गिरे, लेकिन ये एक इनोवेटिव बात है। ये वो कितने प्रकार के प्रतीक हैं जिनसे हम घिर आए बदरी, तो ऐसे घिर आए बदरी हम लोग दिखाते ही हैं, घिर आए बदरी हम दिखाते ही हैं। लेकिन अब गुरुओं ने क्या सोचा इसके अंदर, घिर आए, उन्होंने क्या किया, दिया जलाया, बुझा दिया, एक घिर आए बदरी हो गया। और क्या हुआ, नायिका ऐसे है, उसने बाल यूं किए, घिर आए बदरी। कोई विरहणी नायिका है, आंखों में काजल लगा है, रो रही है, दुखी है, यहाँ सब काजल फैल गया, घिर आए बदरी। अब ये इनोवेशंस है तरह तरह के, ये सब कथक के अभिनय में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब देखोगे तुम लोगों को, हमने भी देख के ही सीखा है, समझा है, तो इस तरह से। अब क्या है, हमारे यहाँ जो अभिनय हस्त है, एक तो नृत्य हस्त है जो हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है, दूसरा अभिनय हस्त है। तो हमारे यहाँ श्लोक से नहीं बताते तो कैसे बताते हैं, हमारे यहाँ छोटी गतों के माध्यम से बताते हैं, है ना। हमने ये किया, ये हमारी घूंघट की गत हो गई, ये हमने क्या कृष्ण की गत हो गई, ठीक है, ये हमने किया, ये हमारे छपके की गत हो गई, ये क्या बेंदे की गत। तो ये जो छोटे छोटे अभिनय हस्त हैं, ये छोटी गतों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। हमने भी ऐसे ही सीखा है कि ये सिखा दिया जाता है, फिर इनका प्रयोग किया जाता है। पैरों का चलन जो हमारे यहाँ यूज होता है, केवल तत्काल और लड़ी और उसके लिए नहीं किया जाता है, पैरों का चलन अभिनय के लिए भी किया जाता है। जैसे कि हमने, अगर हमें अपनी कोई हल्की या तेज फुहार, तेर 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 पैर चल रहे हैं हल्की हल्की, तो ये एक फुहार पड़ रही है, ठीक है, या तेज प्रखर पड़ रही है तो पैर अपने, या बिजली ढुलता, एक दो ढुलता हम लोग करते हैं ना, तो क्या पैर चल रहा है साथ में। तो जो पैरों की ध्वनि का प्रयोग है वो अभिनय के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के भी हमारे इसमें शामिल होते हैं। अब क्या है, ये भी आक्षेप लगता है कभी कभी, कथक भी अपने मन से ही बनाते रहते हैं मुद्रा, पूरा तो शास्त्र पे आधारित नहीं, लेकिन ऐसी पूरी बात नहीं है। जैसे नाट्य शास्त्र में गतियों का प्रयोग है, चालों का, पर हमारे यहाँ भी चाल का प्रयोग होता है। जैसे हंसनी, मोरनी, गजगामनी, भले ही हम उसको नाट्य उससे ना करें, पर हमारे यहाँ होता है, सब चलते हैं। आप लोगों ने ब्रज महाराज जी की गत देखी होगी, मोर की गत बहुत ही खूबसूरत देखी होगी, है ना। तो वो गतियों का भी प्रयोग है, कुछ चीज़ें ली गई हैं, सब चीज़ें नहीं ली गई हैं, ठीक है। कथक नृत्य, और मैं तो विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि जो मेरे गुरु थे आदरणीय लक्ष्मण महाराज जी, उनका जो स्टाइल था वो उसमें अभिनय प्रधान था, लास्य अंग प्रधान नृत्य था उनका, लास्य अंग प्रधान और अभिनय प्रधान। फिर उनको लगा होगा कि शायद मेरी उसमें सिखाते वो सबको सब कुछ थे, लेकिन जिस
शिष्य में जिस चीज़ के प्रति ज़्यादा रुझान होता था या जो उसको ज़्यादा बेहतर कर पाता था, उसकी तालीम उसको ज़्यादा दी जाती थी। ठीक है, तो मेरे को अभिनय में खुद भी शौक था, मैंने नाटकों में बहुत काम किया, तो उनको लगा कि, और वो उनका अपना अंग था तो मुझे वो सीखना ही था। तो उन्होंने क्या किया है कि उनका जो अपना, तो ऐसा माना जाता है कि कथक का जो अभिनय पक्ष है जिस पे कृष्ण का बहुत प्रभाव है, तो कृष्ण क्या है, हम जो कृष्ण का स्वरूप लेते हैं वो कोमल है, ललित है, खूबसूरत है ना। हम ठुमरी में अभिनय करते हैं, कोमल स्वरूप है कृष्ण का। हम माखन चोरी दिखाते हैं, बाल स्वरूप है कृष्ण का। हम श्रृंगार राधा कृष्ण का अभिनय करते हैं, कृष्ण का किशोर रूप और श्रृंगार से भरा हुआ रूप है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कृष्ण का रौद्र रूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग महाभारत का अंश लेते हैं, कुछ लोग कालिया मर्दन के लिए कहते हैं कि वो एक भाई तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवाली, वहाँ कहीं एक प्रयोग हुआ है, लेकिन बेस्ट जो असली माना जाता है, हमारे यहाँ जितना भी अभिनय पक्ष है उसको ही लास्य अंग माना जाता है। और जितना भी नृत्यांग है यानी प्योर डांस है, जैसे टुकड़े हैं, परन है, जिसका अंग संचालन रौद्र है, ओजस्वी है, उसको हम लोग तांडव अंग मानते हैं। ज़्यादातर ऐसा है, ऐसा नहीं है। लोग शिव का भी स्वरूप दिखाते हैं, काली का भी स्वरूप दिखाते हैं, वहाँ उसका प्रयोग करते हैं, पर ज़्यादातर बेसिकली हमारे यहाँ कोमल कांत जो रूप है कृष्ण का या किसी और का भी, वो अभिनय प्रधान है, उसी को हम लास्य अंग मानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कथक का क्योंकि बहुत ज़्यादा नाट्य शास्त्रीय गतियों पे नहीं आधारित है, अभिनय सहज है, स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है और वो दर्शक तक जाता भी है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण कालिया मर्दन है, जिसमें एक बालक है जो खेल रहा है, गेंद खेल रहा है तट पे, और उस पे उसका पूरा प्रभाव जो उसका पड़ता है वो एक नाट्यधर्मी अभिनय ना होके वो लोकधर्मी अभिनय कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोकधर्मी अभिनय को यूज़ करते हैं। अब हम ये आपसे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों पर कथक में अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। अब बताओ तुम लोग किन किन चीज़ों पे किया जाता है, बोलो। तो बोलोगे कल किया था डांस तुम लोगों ने, बताओ किन किन चीज़ों पे। देखो श्लोक है, हम लोग कुछ अपनी वंदना मंगलाचरण से शुरू करते हैं, श्लोक का इस्तेमाल करते हैं ना। तो श्लोक क्या होता है, ज़्यादातर राम है, विष्णु है, कृष्ण है, शिव है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनके जो विशेषण हैं, उनके जो उपनाम हैं, उसको गा के उस पर अभिनय करते हैं। और ज़्यादातर इसके अभिनय में अंतर क्या है, ज़्यादातर ये स्लो होता है और आराम से, और अक्सर उसमें लय भी नहीं स्थापित होती, अनलेस आप कोई ध्रुपद या कुछ कर रहे हो, तब तक वो एक ज़्यादातर बिना रिदम के होता है अभिनय। श्लोक पे अभिनय होता है, गतों पे अभिनय होता है। कृष्ण की गत, छोटी गतें, वो जीवन की साधारण घटनाएं, एक लड़की पानी लेने चली जा रही है, एक लड़की कुछ पनिहारन की गत, घूंघट की गत, कोई कृष्ण की मुरली की गत, ये छोटी गतें जो हैं इन पे अभिनय होता है। अब फिर है गद्य भाव। अब गद्य भाव बहुत एक महत्वपूर्ण है। गद्य भाव क्या होता है, ये रामायण महाभारत से लिए गए कथा खंड हैं, माने स्टोरीज हैं, जिनको बिना साहित्य के, और शायद अन्य किसी नृत्य विधा में ऐसा है नहीं कि साथ में गाया नहीं जा रहा है और फिर भी एक सिंपल लहरा चल रहा है और सिंपल ठेका चल रहा है और उस पर आप पूरी कथा बता देते हैं। तो क्या होता है, हम ऐसी कथा चूज करते हैं जो लोकप्रिय कथाएं हैं। जैसे माखन चोरी की कथा आप सबको मालूम है, द्रौपदी चीरहरण की कथा मालूम है ना, सीता हरण की कथा मालूम है। ऐसी सारी कथाएं लेते हैं जो हमारे संस्कार में पहले से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं। फिर हम इमेजिन करते हैं, हम एक लोकेशन इमेजिन करते हैं। ये हम कैसे बताएंगे आपको, मान लीजिए ये एक स्क्वायर, ये एक मंच है, ये हमारा लोकेशन है। तो अगर अब मुझे उसमें कालिया मर्दन का अभिनय करना है तो मैं पहले बताऊंगी, साहब यहाँ पे हम लोग सब जो हैं सब कृष्ण के सखा जुटे हैं, आओ हम लोग यहाँ पे आज गेंद खेलेंगे। ठीक है, हमने एक जगह बता दी, ये ग्राउंड है जहाँ लोग, फिर हम कहते हैं तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ खड़े हो, हम गेंद फेंकेंगे, तुम पकड़ना। समझ में आता है पब्लिक को, क्योंकि एक लोकेशन बन रही है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि साहब ये गेंद खेलते खेलते वो एक वहाँ पे पेड़ खड़ा है, वहाँ से वो वहाँ पे नीचे नदी है और नदी में गेंद चली गई। फिर हम अब आपके मन में जो देख रहा है, आपके मन में ये लोकेशन बन रही है,
ठीक है, क्योंकि मैं उधर जाके दिखाऊंगी कि पेड़ है और वहाँ जाके दिखाऊंगी कि नदी है, तो ये पेड़ है, ये नदी है, उस पर अब कृष्ण उसके ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से कूदते हैं नदी में और अंदर चले जाते हैं उसके, तो वहाँ पे कालिया नाग है, उससे उनका युद्ध होता है और वो उसको नाच देते हैं बाद में। तो एक ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे पेड़ दिखा दूँ उसके बाद वहाँ जाके कूद जाऊँ, उसके बाद ऐसा नहीं, एक लोकेशन हमारे मन में बन रहा है और अब उसको जगहों पे कर रहे हैं तो आप तक प्रस्तुत हो रहा है, कन्वे हो रहा है। तो इसलिए, और उसमें कोई और कुछ चल रहा नहीं, सीधे ठेका चल रहा है और लहरा चल रहा है, कोई विशिष्ट संगीत नहीं है, कोई वेशभूषा में परिवर्तन नहीं है, कोई कलाकार का परिवर्तन नहीं है, एक ही कलाकार अभिनय कर रहा है, एक पलटा लिया वही कृष्ण है, एक पलटा लिया वही नाग है, एक पलटा लिया वही सखा है, ठीक है ना। तो ये ना होते हुए भी वो पूरी स्टोरी आपको कन्वे हो जाती है। तो गत भाव कथक की एक बहुत विशिष्ट अभिनय की मतलब एक आइटम है या रचना है, जो कि बिना किसी साहित्य के आधार में एक सिंपल लहरे और ठेके के साथ ऑडियंस को कन्वे हो जाता है, ठीक है। श्लोक है, गत भाव है, और क्या क्या हो सकता है इसमें? और है सबसे जो ज़्यादा लोकप्रिय है वो है ठुमरी या दादरा। भजन भी है ठुमरी या दादरा। ऐसा माना जाता है कि ठुमरी एक ऐसी उपशास्त्रीय रचना है कि जिसको जिस पे कथक करने में लोगों को बड़ा, कलाकारों को आराम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ठुमरी का जो गायक कलाकार होता है वो अपने मन से उसके बोल बनाता है कई प्रकार से, अलग अलग मूड से, और जो नर्तक होता है वो उसको कई कई भाव प्रकार से प्रकट करता है। तो वो दोनों विधाओं को ये बात सूट करती है कि हाँ, उसमें भी इनोवेशन की गुंजाइश है, उसमें भी है वो, और वो उसके ललित अंग के साथ बहुत मैच करती है। यही बात दादरा चंचल प्रकृति का थोड़ा सा उससे अलग होता है, लेकिन वैसे ही ऑलमोस्ट होता है। तो दादरा ठुमरी भजन है, उसमें एक गंभीरता है, एक अक्सर भजन में अभिनय करते समय लोग उससे मैच करते हुए छोटे छोटे पीसेस लगाते हैं, चाहे म्यूजिक पे बनाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ऐसे राम है तुखारण, तो क्या होता है उसमें हम राम के जीवन से कोई घटना लेंगे या हम विष्णु के जीवन से कोई घटना लेंगे, तो उसको लेके हम करेंगे, तो वो उसकी जो मुख्य रस है उसको एनहांस करता है। अभिनय के मैं आपको अंतर बता रही हूँ कि जो चीज़ें की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं, उस पर कैसे थोड़ा सा अभिनय में अंतर होता है। बड़ी बड़ी कथाखंड है, जैसे जिसमें साहित्य पे है, जैसे मैं खुद करती हूँ, दक्षयज्ञ की कथा है, या हम रामायण से चौपाई लेके या अलग से कोई कथा लेके उस पर मैंने शब्द साथ में चल रहे हैं और हम नृत्य कर रहे हैं, ऐसा भी कथाएं बहुत सारी बताई जाती हैं, लोग उसको अलग अलग ढंग से किया करते हैं। तो ठुमरी और उसमें क्या बात है, इसमें नर्तक से पर्याप्त कल्पना की अपेक्षा, ठुमरी या दादरा में नर्तक से पर्याप्त कल्पना की अपेक्षा की जाती है। गीत और शब्दों में अनेक स्तर और अर्थ की अनंत परतें खोल सके। एक लाइन कही, उसके एक एक शब्द में निहित जो भाव है उसको पहले शब्दों के हिसाब से बताया, सेंटेंस के हिसाब से बताया, पूरे रस के हिसाब से बताया। तो इसमें तो अक्सर ये होता था लखनऊ घराने में, जैसा ज़्यादातर लोग करते थे कि बैठ कर भाव बताना, इसका एक खास टर्म रहा है, बैठकी भाव, जैसे आजकल आप लोग कहते हैं कि बैठे हैं। उसमें क्या कहते हैं, पहले हम उसको मूड अपनी दृष्टि से उससे हम स्थापित करते हैं, मूड को गाकर, फिर कई अर्थपूर्ण दृष्टियों से मूड की स्थापना की जाती है, फिर संचारी भाव के माध्यम से मुख्य जो रस है उसके अर्थों को खोला जाता है। लेकिन इसमें गद्य भाव की तरह आपको लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्या नदी है, यहाँ पेड़ है, यहाँ वो है, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक लाइन में आपने बताया मोहे छेड़ो ना नंद के सुनो चल, वो एक छोटा बच्चा भी कृष्ण हो सकता है। दूसरी लाइन में आपने बताया कि वो एक किशोर कृष्ण है, माखन वो मटकी बोल रहा है, वो तंग कर रहा है, दुपट्टा खींच रहा है, वो भी आप कर सकते हैं। महाभारत का कृष्ण भी हो सकता है, कोई भी। तो इसमें लोकेशन, इसमें इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं मानती, इसको यही माना जाता है, इसमें लोकेल और विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर ठुमरी या दादरा बताने से पहले हम लोग उसको कोई इसमें कवित्व जोड़ लेते हैं, कोई दोहा जोड़ लेते हैं, कोई छंद, जैसे हमने कोई एक दोहा जोड़ा, उसके बाद हमने मुख्य ठुमरी पे हम आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम लोग करते हैं, ठीक है ना हिंदी ना हिंदी ना, अभी तो किसी बच्चे ने किया भी था शायद।
बढ़न करेगा। कैसे इसको जोड़ते हैं कवित्वों के साथ या कहीं भी, हाँ? कम कम आवाज रखिए प्लीज। हाँ, कल बहुत लाउड हो रहा था हर समय। ठीक है। दीना ना दीना ना दीना रात समय घर सो निकसी सखी ओढ़े पीठ बसंती साड़ी खेलत कूदत जाए रही सखी जाए रही नंदलाल की बाड़ी काची कली एक तोड़ लई यही कारण हाथ मरोड़त माली दिगरे ताती ताती दिखे दिगरे ताती ताती दिखे दिगरे ताती ताती दिख नीर भरन यमुना जल से जब भर भर नीर उठाऊं तब डगर चलत मोहे छेड़त लगन हट जाओ दी कुंवर फूटी जात है गगन मोहे छोड़ छोड़ माधो 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 मोहे छोड़ छोड़ माधो 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 मोहे छोड़ छोड़ माधो माधो माधो। अब हमने कवित्व कर लिया। अब कवित्व के बाद हमने कोई ठुमरी ऐड कर ली कि जैसे छोड़ो छोड़ो तरह हुई छोड़ो छोड़ो बिहारी नारी देखें, वो मैच करता है उसके मुख्य रस से। ऐसे ही कई जगह हम कर सकते हैं, मिला सकते हैं, उसके उसको उस मूड को सूट करने वाली चीज़ को हम ले सकते हैं, है ना। तो ये मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे आपको अब नायिका भेद का एक बहुत बड़ा प्रकरण आता है। साहित्य में नायिका भेद है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ, वरना समझ लीजिए कि डिफरेंट टाइप के कोई किसी नायिका के एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, धर्म के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, आयु के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से ये नायिका भेद जनरली है, ठीक है। ये इसकी जो हमारे यहाँ भाव बताया जाता है वो ज़्यादातर ठुमरी में ही बताया जाता है। नायिका भेद हमारे यहाँ ठुमरी में। तो इसको बताने के लिए अब क्या होता है कि अगर आपको एक बात कहनी हो, जैसे मसलन आपको कहना है काहे को मेरे घर आए हो, तो अगर आप उसको लिखेंगे तो कितने प्रकार से कह सकते हैं। कहेंगे काहे को मेरे घर आए हो, काहे को आए हो मेरे घर काहे को आए हो, ऐसे तो लिखेंगे। एक प्रकार से, दो प्रकार से, 20 प्रकार कितने बार से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको भाव बताना है तो आपके पास अनंत चीज़ें खुल जाती हैं। इसमें आप कितने प्रकार से इसको बता सकते हैं।
पैया ना पड़ोगे प्यारे। तो कोई बात नहीं, चलो। तो क्या है? रैन सौतन संग जागे नैना रत्ना रे। 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 रैन सौतन संग रैन सौतन संग जागे नैना रत्ना रे। रैन सौतन संग जागे नैना रत्ना रे। पैया ना पड़ो हे प्यारे, काहे को मेरे घर आके। ओ काहे को मेरे घर आके। खुश रहो। उन्हीं के घर रहो, जाओ नहीं बोलो मुझसे। उन्हीं के घर रहो, जाओ नहीं बोलो मुझसे। उन्हीं के घर रहो, उन्हीं के घर रहो, जाओ नहीं बोलो मुझसे। हमें न छेड़ो शाम, 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 हमें न छेड़ो शाम। उन्हीं के घर रहो, जाओ नहीं बोलो मुझसे। हमें न छेड़ो शाम, बिंदा कहत नहीं माने, जिया चारे डारे। काहे को मेरे घर आए, ओ काहे को मेरे घर। छोटा घर है, आओ यहाँ, क्या काम है? काहे को मेरे घर आए, ओ काहे को मेरे घर आए। तो बेटा इसमें कोई वो नहीं है, सॉरी, मुझे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए थी और मैं अब गा नहीं पाती हूँ पहले की तरह, तो इसलिए मुझे दिक्कत होती। पर ये विस्तार है, ठुमरी दादरा, इसका पूरा विस्तार है जो आप करना चाहो। इसमें कोई बंदिश नहीं है, छोटा क्यों है, बड़ा क्यों है, लोकेशन क्यों नहीं है। जितना इनोवेट कर सके, तभी तो हम लोग सुनते हैं कि जो बड़े गुरु होते थे वो एक एक चीज़ पे रात भर अभिनय, तो रात भर कैसे बताते थे? वो उससे कनेक्टिंग दोहे लेते थे, कवित्व लेते थे, शेर लेते थे, बंद लेते थे, ऐड करते जाते थे, ऐड करते जाते थे, ऐड, तो वो लंबा लंबा चलता रहता था। ऐसे मैंने अपनी दृष्टि में अपने गुरु को बताते हुए देखा है। ये एक छोटी बात है। अब मैं तुम लोगों को बहुत बहुत कवित्व पे होता है अभिनय, ऋतु वर्णन होता है। बेसिक बात अभिनय की क्या है, जो अभिनय दर्पण में कहा गया है, जहाँ हाथ हो वहाँ दृष्टि हो, जहाँ दृष्टि हो वहीं मन हो, जहाँ मन हो वहीं भाव हो, और जहाँ भाव हो वहीं रस पैदा होता है। पूरी कंसंट्रेशन के ऋतु वर्णन होते हैं। कजरी है, होरी है, फागुन है, अष्टपदी है, कवित्व है। कवित्व में क्या, बस ये बता दूँ इसके बाद बंद करूँगी। कवित्व में क्या खास बात होती है, कवित्व में अभिनय होता है लेकिन वो भाव सस्टेन, क्योंकि लय प्रधान होता है ना, जल्दी जल्दी होता है, तो वो भाव सस्टेन नहीं करता है। कवित्व में ये अंतर है, ठीक है। अभी जो मैंने तुमको अभिनय करके बताया, जो अच्छे से तैयार नहीं था, और हमेशा तैयारी करके काम करना चाहिए, ऑलवेज
वो अच्छे से, अगर मैंने इंद्रेश के साथ थोड़ा रिहर्सल किया होता, भैया के साथ थोड़ा अच्छे से कर सकती थी। तो तुम लोग प्रिपेयर्ड रहो हमेशा, प्रैक्टिस 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 एंड देन डू इट। ये भी सही है कि जो संवेदना है, जो अंदर से फीलिंग है, उसकी तालीम हम नहीं दे सकते। हम गाने की या जो भी, मतलब हम उसके जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, जैसे हम तुमको अंग्रेजी में ग्रामर, हिंदी में ग्रामर, अगर तुम ग्रामर जानोगे तभी तो लिख पाओगे कविता। लेकिन जो कविता है, जो बात है, वो हृदय के भाव, संवेदना से उतरती है। वो कैसे आता है? वो खूब पढ़ो, खूब लिखो, कविताएं पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, चीज़ें पढ़ो, अभिनय देखो, पेंटिंग्स देखो, चीज़ें देखो, उससे अंदर पैदा होता है। तब उसको तुम, अभी इन्होंने शास्त्रीय संगीत इतना सीखा है, ठीक है, लेकिन अगर ये उसको फील नहीं करेंगे तो कुछ भी गाए बजाएं बेकार है। वो अंदर से जो बात आती है, वो जो संवेदना है, वो खूब पढ़ने लिखने, अच्छी चीज़ों का चिंतन मनन करने से आती है। वो तुम लोग पैदा करोगे, सब अच्छे से करोगे, बिल्कुल अच्छे से करोगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम शायद इतना ही करते हैं, और फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कविता और गतें और भी चीज़ों पे तुम लोगों का अभिनय करके बताओ। इतने अच्छे व्याख्यान और इतने सुंदर अभिनय के बाद मैं यहाँ कुछ बोलूँ, ये इसका कोई औचित्य तो नहीं है। क्यों नहीं? अरे और दीदी के अभिनय की मैं शायद आज से नहीं, और जब बहुत छोटी थी और जब हम अखबारों में देखा करते थे या दूरदर्शन की कुछ प्रस्तुतियों में दीदी को देखा करते थे, तो हम ऐसे सोचते थे कि ऐसी सोच कहाँ से आ पाती है, और इतना चेहरा अभिनय के साथ में कैसे ऐसे बन पाता है, ये हमें कब आएगा, ये सोचते हम बहुत रहते थे। एक महाराज जी को देखा या आपको हमने जब भी देखा अभिनय के लिए, तो ऐसा हमेशा हमें प्रतीत हुआ कि शायद वो आपका अभिनय के लिए जो आपके अंतर आत्मा से, जो आपके अंदर से एक चेहरे पर निकल कर आता है, वही होता है। वो एक अलग ही, एक अलौकिक जगत की ओर हमको ले जाता है। यूँ तो उनके व्याख्यान की कोई भी हम उसके बारे में कहें तो छोटी बहुत बड़ी बात होगी। मैं फिर भी उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, और बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने गुणी विद्वान, इतने गुणोद्भूत और इतने सुंदर अभिनय, ताल पक्ष, मतलब कथा के हर पक्ष को हम दीदी को देखें तो शायद कई जन्म लग जाएंगे वो सीखने में और ऐसा बनने में। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ दीदी का कि इतने सहज और सरल स्वभाव के साथ वो यहाँ पर आप सभी के साथ सामने समक्ष प्रस्तुत है। आप समझ नहीं सकते हैं कि उनको देखना, उनको सुन पाना और उनको समझ पाना बहुत ही एक क्लिष्टता की बात है। ये आप सभी का सौभाग्य है और मैं कहती हूँ कि मेरा भी सौभाग्य है। और ये हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग आज आपके आने से, ये जो प्रांगण है, ये जो मंच है और ये जो सभागार है, वो सौभाग्य पूर्ण हुआ है। और हम ऐसा चाहते हैं, हमें समय समय पर आपका इसी तरीके से सानिध्य, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे और हम आपको यूं ही इतने सुंदर अभिनय के साथ और कथक नृत्य की बारीकियों के साथ देखते रहे। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ माननीय कुलपति महोदय का, जिनकी अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो सहज ही हर चीज़ के लिए अनुमति देते हैं, यद्यपि अधिक समय की व्यस्तता होने के कारण वो यहाँ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार पूछा। अगर 11 बजे होता तो मैं शायद आ जाता, लेकिन अभी एक मीटिंग है। आदरणीय सीईओ मैडम आई, वो हमेशा ही कथक को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुक रहती हैं। व्यस्तता के कारण उनका कॉल आया और वो चली गई। और मैं सभी अपने जो विभाग के सदस्य हैं, इंद्रेश जी, डॉक्टर श्वेता सिंह, अक्षय, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बिकॉज अकेले मैं सोचूं कि मैं कुछ भी कर पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये सभी का सहयोग ही है कि कोई भी कार्य हो पाता है। अपने संकाय के सभी शिक्षक गणों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और अंत में डीन ललित कला संकाय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं। हम सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए सोचें और वो उसको मन में डिजाइन करना, उसको कैसे लेकर के आना, ये सोचना वो शुरू कर देते हैं, हमसे आगे सोचने लगते हैं। सो इसके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर हम शायद जल्दी ही दीदी को फिर इस तरह से हम देख पाएंगे और